हेलो एवरीवन। फास्ट रिवीजन के अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने मौलिक अधिकार का कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया था, बाकी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप यूपीएससी, स्टेट बीसीएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार लास्ट क्लास डिस्कस किया था, उसके आगे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मौलिक अधिकार जो है मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो था इसको हटा दिया गया मूल अधिकार से। संपत्ति का अधिकार का मूल अधिकार में वर्णन था आर्टिकल अनुच्छेद 31 व 19 के फर्स्ट एफ में ये वर्णन किया हुआ था। ठीक है, लेकिन इसको मौलिक अधिकार से हटाकर संविधान के भाग 12 में, ठीक है, 12 में अब इसको ला दिया गया है। 12 में अनुच्छेद आर्टिकल 300 के तहत अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार, तो आपको क्या बताना है, ये कानूनी अधिकार है और ये अनुच्छेद 300 में इसका वर्णन किया गया है और संविधान के भाग 12 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो अभी मूल रूप से अब जो संविधान है, मूल रूप से तो 7 थे लेकिन अब टोटल 6 मूल अधिकार है। वो 6 मूल अधिकार के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट जो मूल अधिकार है वह है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। इसको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार का वर्णन है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। एंड इसका उल्लेख इसमें ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद ठीक। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एंड इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 23 से 24 में। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक तो स्वतंत्रता का अधिकार था जो कि 19 से 22 में था। ठीक है, हमने देखा कि स्वतंत्रता का समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 एंड शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। एंड नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। जो कि किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 25 से लेकर आर्टिकल 25 से लेकर 28 में। ठीक, 25 से 28। नेक्स्ट है 5th नंबर पे जो है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये अनुच्छेद 29 से 30 में है। आर्टिकल 29 से 30। ठीक, एंड नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 6th नंबर पे जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो कि किस आर्टिकल में है? यह है अनुच्छेद 32 में। आर्टिकल 32। तो ये 6 मूल अधिकार है वर्तमान में, तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान में रखिए। फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18,
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, ठीक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक। अब हम एक एक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं समानता का अधिकार का। किस आर्टिकल में है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल जो 14 है, अनुच्छेद 14, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है विधि के समक्ष समता। एक तो समता है, तो किसके समक्ष? तो इसमें आर्टिकल 14 में है कि विधि के समक्ष समता। ठीक, मतलब क्या है? विधि के समक्ष मतलब है कि सभी व्यक्तियों के लिए जो कानून है ना, एक समान रहेगा और उन पर एक समान लगेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अलग अलग, जैसे पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग कानून बनाया गया है या जाति के अकॉर्डिंग अलग कानून बनाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कहा गया है, विधि के समक्ष समता में कहा गया है कि राज्य जो है सभी व्यक्तियों पर एक समान कानून बनाएगा। लेकिन इससे पहले हम ध्यान में इसको ये भी रखेंगे कि विधि के समक्ष समता जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो ब्रिटेन के संविधान से, जैसा कि हमें पता है ना कि संविधान में बहुत सारे प्रावधान अलग अलग देश के संविधान से लिए गए हैं, तो उसी तरीके से समता का जो अधिकार है ना, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। और विधि के समक्ष समता का अधिकार में कहा गया है कि राज्य जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। राज्य जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान क्या करेगा? कानून बनाएगा। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 15, अनुच्छेद 15। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। मतलब मना किया गया है कि भेदभाव आपको नहीं करना है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। चाहे कोई व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, ठीक है, धर्म के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि आप इस धर्म के हो तो आपके साथ भेदभाव किया जाएगा। नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग मतलब पुरुष या महिला हो या और भी कोई लिंग हो, अलग अलग जेंडर के हो तो भेदभाव किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड जन्म स्थान के आधार पर कि आपका जन्म यहाँ हुआ है तो आपके साथ भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं है। ये 5 आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एंड जन्म स्थान। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग एंड जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिए। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अब इसी के अंतर्गत एक एक करके हम देखते हैं। अनुच्छेद 15 का 1, ठीक है, इसमें भी डिवाइड किया गया है। अनुच्छेद 15 में तो मूल रूप से ये कहा गया है, लेकिन इसके अंतर्गत ही अनुच्छेद 15 का 1 में क्या कहा गया है?
15 का 1 अनुच्छेद 15 का 1 में कहा गया है कि राज्य जो है ना, राज्य ये किसी भी नागरिक के साथ राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एंड जन्म स्थान, कौन कौन सा? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक, कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य। और ये अनुच्छेद 15 का 1 में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 का 2। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 का 2, इसमें कहा गया है ना कि कोई भी नागरिक, ठीक, इसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक जो है वो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, या इनमें से किसी आधार पर, ठीक, या इनमें से किसी आधार पर सार्वजनिक स्थानों मतलब क्या होगा? सार्वजनिक स्थानों मतलब ये है कि सार्वजनिक स्थानों मतलब जैसे सार्वजनिक स्थान कैसे हो गया, कौन कौन सा हो गया? जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि दुकान, ठीक, दुकानों, होटल हो गया सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक भोजनालय, रेस्टोरेंट वगैरह, एंड मनोरंजन स्थल जो भी है, इंटरटेनमेंट स्थल है, या फिर कुआं, स्नान घाट, तालाब, सड़क या सार्वजनिक रिसोर्ट्स में प्रवेश से वंचित नहीं करेगा, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 15 के 2 के तहत। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 के 3। इसमें क्या कहा गया है? ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें कहा गया है, जैसा कि अभी हमने देखा कि अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, राज्य नहीं करेगा ऐसा भेदभाव। अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक को केवल जन्म, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, तालाब, सड़क, सार्वजनिक रिसोर्ट्स में प्रवेश से वंचित नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 15(3) ये 3 है, 15(3) में कहा गया है कि अभी हमने 15(1) और 2 देखा, उसमें जो भी नियम दिए हुए थे ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन अनुच्छेद 15(3) यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 15 में जो भी उल्लेख किया गया है उसका कोई भी बात राज्य को स्त्रियों या बालकों के लिए
कोई विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी। जैसे कि अभी हमने देखा कि एक तरफ तो यहाँ बात की जा रही है कि इस आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ये सब के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 15(3) में ये कहा गया है कि राज्य को जो भी ये आर्टिकल 15 में जो भी बात की गई है वो राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध, अलग से एक स्पेशल उपबंध होता है ना कि केवल स्त्रियों के लिए है या केवल छोटे बालक के लिए है, वैसा उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी, ऐसा राज्य कर सकेगी। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 का 4। अनुच्छेद 15(4) में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य जो है ये किन्हीं सामाजिक या तथा, ठीक है, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों, ठीक, या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। जैसे आरक्षण हम देते हैं ना, विशेष प्रावधान कर सकता है, हम नहीं देते, राज्य देती है आरक्षण। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे यहाँ बोला गया था कि राज्य जो है या किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जन्म स्थान, वंश, जाति, नस्ल, ये सब के आधार पर। लेकिन अनुच्छेद 15 के 4 में ही क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि राज्य जो है अगर कोई सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा है, ठीक है, पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 15(5). इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15(5) जो है ना, ये संविधान में, मूल रूप से ये संविधान में नहीं था, ये 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। कब? 2006 में। ठीक है, इसको ऐड किया गया है संविधान में। और इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत क्या कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों में क्या होगा कि शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, या जनजाति, अनुसूचित जाति या जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग इनके नामांकन के लिए, ठीक, सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
तो इसको यहाँ ध्यान में रखना है। अनुच्छेद सबसे पहले तो यहाँ ये ध्यान में रखिए कि अनुच्छेद 15(5) जो है ये संविधान में 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है। और इसके तहत क्या कहा गया कि शिक्षण संस्था में, देखिए ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो बोला गया कि भाई राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, फिर ये विशेष प्रावधान का क्या मतलब है या आरक्षण का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जैसा कि हम सबको अपने देश के हिस्ट्री इतिहास के बारे में पता है कि ये कितना जातिवाद हुआ करता था, तो वहाँ पे अपर क्लास वाले लोग बहुत आगे बढ़ गए और जो और भी कास्ट के लोग हैं वो बहुत ही मतलब कि हर तरीके से पिछड़े रहे। तो उनको एक साथ लाने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है कि सबको इक्वल ट्रीट हो बाद आगे चलकर। तो इसलिए जो नीचे रह गए हैं मतलब शैक्षिक स्तर से या सामाजिक स्तर से, इनको उठाने के लिए राज्य क्या कर रही है, इस मतलब बराबर लाने के लिए राज्य क्या कर रही है कि आरक्षण का प्रावधान कर रही है, कुछ अलग विशेष प्रावधान कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि शिक्षा संस्थान में तो बहुत सारे ऐसे पहले थे कि अनुसूचित जाति या जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग शिक्षण मतलब स्कूल नहीं शिक्षण संस्थान में उनका नहीं जाते थे या उनका नामांकन ज़्यादा नहीं हो पाता था, वो अपने काम में बिजी रहते थे। तो इसलिए राज्य जो है ना, इनको पढ़ाने के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से इनको बताए हैं कि यहाँ पे अगर आप नामांकन लेंगे तो उसके लिए आपके लिए सीट का आरक्षण रहेगा ताकि लोग ज़्यादा वहाँ पे आकर एडमिशन ले सके। तो ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 15(5) में, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 15(6). इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 15 ये भी ना ये भी मूल रूप से संविधान में नहीं था। ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक, 2019 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और इस अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक वंचना, इकोनॉमिक आधार पर आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए क्या कहा गया? 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे कि हम जब प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हमने देखा कि हमारे संविधान में प्रस्तावना में 3 तरीके की न्याय की बात की गई थी: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो यहाँ हम समाज में सबको इक्वल लाने के लिए, एक पैमाने पे लाने के लिए राज्य क्या है ना, राज्य कुछ विशेष प्रावधान करती है किसके साथ? जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, एजुकेशन रूप से पिछड़े हैं उनके साथ, या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनके साथ लोग उनको विशेष प्रावधान देते हैं कि ताकि वो हमारे साथ मतलब कि एक इक्वल पैमाने पर आए जो बाकी और भी लोग हैं। नेक्स्ट है 15(5) के तहत यहाँ भी शिक्षा संस्थान में इनको आरक्षण दिया जाता है कि भाई आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि हम साथ में सब आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 15(6) में कहा गया है ये आर्थिक वंचना, जो इकोनॉमिक आधार पे, चाहे कोई भी कास्ट के हो, इकोनॉमिक आधार पे जो पिछड़े हैं, ठीक है, उनके लिए उनको पिछड़ेपन का आधार, अब सच भाई बात है कि इकोनॉमिक आधार पे जो पिछड़े हुए हैं पिछड़ेपन का आधार ही स्वीकार करेंगे, तो इसके आधार पर स्वीकार करते हुए उनके 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और ये संविधान में 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत इसको ऐड किया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, ये तो था अनुच्छेद 15 के बारे में। अब हम जानेंगे अनुच्छेद 16 के बारे में।
अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है। इसमें क्या कहा गया है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अब इसको देखते हैं। अनुच्छेद 16(1) में क्या कहा गया है? इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि राज्य जो है ना, राज्य ये राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति, ठीक है, किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए, इसके संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(2). इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल इसके संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ऐसा किसमें कहा गया? अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 16(3), इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है ना कि ये राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है, ये इसकी सरकार को यह अधिकार देता है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को अधिकार देता है यह अनुच्छेद कि वह सार्वजनिक रोजगार में नियुक्ति से पहले, ठीक, नियुक्ति से पहले उस राज्य या क्षेत्र के भीतर निवास के संबंध में कुछ विशेष नियम बना सके। ठीक है,
इस तरीके से अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्य जो है, जैसा कि अभी हमने देखा कि राज्य इस तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा किसी नियोजन या पद के संबंध में, लेकिन यहाँ भी अपवाद है कि अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है कि राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, यहाँ की सरकार सार्वजनिक रोजगार में नियुक्ति से पहले उस राज्य के क्षेत्र के भीतर निवास के संबंध में कुछ विशेष नियम बना सके, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 16(3) में। इसको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4). इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा ये जो है ना, ये आर्टिकल, ये अनुच्छेद जो है ना, राज्य को सरकारी सेवाओं में, जो भी सरकारी सेवा है उसमें सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के पक्ष में, ठीक है, सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व जो है राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनके लिए क्या करेगा, सरकारी सेवाओं जो पर्याप्त नहीं है तो नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करता है। ठीक है, इसके लिए नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करता है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4) क। सोलह के 4 क, इसमें क्या कहा गया है? इसमें इसको ना सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए, अनुच्छेद 16(4) को ना 77वें संविधान संशोधन कब? 77वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। सबसे पहले तो आप इसको, मूल रूप से ये संविधान में नहीं था, लेकिन इसको बाद में संशोधन करके 77वें संविधान संशोधन 1955 के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक, और ये क्या करता है कि ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए, यहाँ ध्यान में रखिए कि अनुसूचित जाति या एवं, ठीक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व जो है, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन, जिनका प्रतिनिधित्व क्या है, राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है।
उनके लिए सरकारी सेवाओं में क्या करेगा, उनके लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण, उनके लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, आरक्षण करने की शक्ति, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4) के ख। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा, इसको ना संविधान में 81वें 81st, इसको संविधान में 81वें संशोधन अधिनियम 2000, ठीक है, 81 में, ये मूल रूप से संविधान में नहीं था। कौन सा, अनुच्छेद 16(4) ख। यहाँ ये भी ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 16(4) क एंड अनुच्छेद 16(4) ख ये मूल रूप से संविधान में नहीं था। इसको बाद में संशोधन करके इसको ऐड किया गया है। अनुच्छेद 16(4) क को 77वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा इसमें संविधान में शामिल किया गया है एंड अनुच्छेद 16(4) ख को 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत इसको संविधान में शामिल किया गया है। अब हम जानेंगे कि अनुच्छेद 16(4) ख में क्या प्रावधान दिया गया है। तो इसमें क्या है ना, इसमें कहा गया है कि ये उपबंधित करता है कि अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को उन रिक्तियों को जो अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(4) आर्टिकल 16(4) या खंड 4 क, ठीक है, या खंड 4 क के उपबंधों के अनुसार किसी वर्ष में भरे जाने के आरक्षित है, ठीक है, और उन्हें अगले वर्ष या वर्षों में भरे जाने से नहीं रोकेगी। और ऐसे वर्ग की रिक्तियों पर उस वर्ग की रिक्तियों के साथ जिनमें उन्हें भरा जाना है आरक्षण की 50% की सीमा, ठीक है, रिजर्वेशन के 50 आरक्षण के आरक्षण की 50%, आरक्षण की 50% सीमा जो है, सीमा के निर्धारण, सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं विचार किया जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। और ऐसी रिक्तियों को एक पृथक वर्ग माना जाएगा और उन्हें अगले वर्षों में भरा जाएगा, भले ही वे 50% से बढ़ जाए, ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट, नोट आप करके लिख सकते हैं इसको। इंदिरा साहनी मामला उच्चतम न्यायालय ने 1992 में 1992 में इंदिरा साहनी मामले, इंदिरा साहनी मामले में क्या कहा गया है, इसमें निर्धारित थी कि सरकारी नौकरियों, इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है ना, आरक्षण की अधिकतम सीमा वो 50% से अधिक नहीं हो सकती,
और इस निर्णय में न्यायालय ने यह भी कहा कि 50% की सीमा केवल असाधारण परिस्थिति, यह भी कहा कि केवल असाधारण परिस्थिति में हम तोड़ सकते हैं 50% की सीमा, तो यह भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। असाधारण स्थिति में तोड़ा जा सकता है। ऐसा किसमें कहा गया है? ऐसा कहा गया है इंदिरा साहनीवाद जो मामला जो हुआ था 1992 में, इसके तहत सरकारी नौकरी एंड शैक्षिक संस्थान में जो आरक्षण मिलता है उसके अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन असाधारण स्थिति, कोई भी वैसा स्थिति आ गया, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे सिचुएशन आ गए तो उसमें यह तोड़ा जा सकता है। ऐसा कहा गया इंदिरा साहनी मामला 1992 में, ठीक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(5). इसमें क्या कहा गया है? इसके अनुसार कोई भी नियम, ठीक है, इसके अनुसार कोई भी नियम या कानून, कोई भी नियम या कानून जो है वह किसी धार्मिक या संस्था के कार्यकलाप, ठीक है, किसी धार्मिक या संस्था के कार्यकलाप से संबंधित पदों या उनके शासी सदस्यों के लिए बनाया गया है, और उसमें उस पद के लिए किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता। तो इसको ध्यान में रखना है कि किसी धार्मिक या संस्था के कार्यकलाप से संबंधित पदों या उनके शासी निकाय के सदस्यों, शासी निकाय के सदस्यों के लिए, ठीक है, के लिए बनाया गया हो। और उसमें उस पद के लिए किसी विशिष्ट, और जो ये बनाया गया है और इसमें उस पद के लिए किसी विशिष्ट पद के लिए, ठीक है, उस पद के लिए किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को, किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को, के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या कहा गया है एक बार देख लेते हैं फिर से कि अनुच्छेद 16(5) में कहा गया है कि कोई भी नियम या कानून किसी धार्मिक या संस्था के कार्यकलाप से संबंधित पदों या उनके शासी निकाय के सदस्यों के लिए बनाया गया हो, या उस पद के लिए किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। इसको भी ध्यान में रखना है। और ऐसा इसलिए कहा गया है कि ताकि वहाँ वो जो संस्था है ना, वो अपने धार्मिक सिद्धांत के आधार पर कार्य कर सके। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(6). इसमें क्या किया गया, इसको ना ये मूल रूप से संविधान में नहीं था, इसको 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा जोड़ा गया, और इसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS
जिसको आप बोलते हैं EWS, ठीक है, के लिए, इनके लिए सरकारी नौकरी में, EWS वर्ग के लिए सरकारी नौकरी में, सरकारी नियुक्ति जो होता है, नियुक्तियों या पदों में, नियुक्तियों या पदों में क्या होगा, 10% का आरक्षण, नियुक्तियों या पदों में 10% का आरक्षण दिया गया है। और यह आरक्षण जो है, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के आरक्षण से अलग और अतिरिक्त होगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक। यहाँ ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए कि हमने जब आर्टिकल 15 हम डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल 15 के 6 में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, आर्टिकल अनुच्छेद 15 के 6 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार, ठीक है, विक्षेपण का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसमें संविधान में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 15 के 6। वहीं यहाँ आप देखिए, यहाँ हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के 6, वो 15 का 6 था, ये 16 का 6। इसको 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है। और इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सरकारी नियुक्तियों या पदों में 10% आरक्षण, ठीक है, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो कि सरकारी नियुक्तियों या पदों में 10% के आरक्षण इसको दिया जाएगा, ठीक है, आरक्षण दिया गया है। और जो कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग के आरक्षण दिए गए हैं उससे अलग और उसके अतिरिक्त होगा, ठीक। तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ये तो था अनुच्छेद 16 के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत। इसको ध्यान में रखना है। मतलब क्या है, अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ठीक। अगर छुआछूत के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाता है तो इसके आधार पर उसको दंडित माना जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है, इसमें कहा गया उपाधियों का अंत। और ये मतलब क्या है, उपाधियों का अंत मतलब कि सेना या विधा संबंधी क्या है, सम्मान के सिवा, इसके सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय इसके अलावा, ठीक है, अन्य कोई उपाधि जो है वह राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी।
प्रदान नहीं की जाएगी। इसको ध्यान में रखना है कि सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक। और भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश, इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का, इसी के तहत कि भारत का कोई भी नागरिक जो है, भारत का कोई भी नागरिक हो, वो अन्य देश से, किसी अन्य देश से, ठीक है, भारत का नागरिक है लेकिन किसी अन्य देश से, किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि जो है वह स्वीकार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि अनुच्छेद 18 में है ना, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है और इसमें सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से, कोई अन्य देश से अगर उसको उपाधि मिल रहा है तो वो बिना राष्ट्रपति, उसके लिए उनको राष्ट्रपति से आज्ञा लेना होगा। ठीक है, बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर उपाधि स्वीकार करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की आज्ञा लेना होगा। इसको ध्यान में रखना है। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट? कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा, ये भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, एवं सेना द्वारा महावीर चक्र, सबसे पहले हम लिखते हैं परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 13 के तहत, ये सारे जो पुरस्कार है ना, ये सारे पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है कि भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री और सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जो भी है, ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो इसको फिर से हम देख लेते हैं, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, ताकि और अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हम जब भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें यहाँ ही याद हो, हमें बाद में ये दिमाग में नहीं रखना है कि हम बाद में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें साथ ही साथ रिवीजन करना है। तो चलिए, यहाँ से हमने डिस्कस किया था आज मौलिक अधिकार, जो कि मूल रूप से तो मौलिक अधिकार संविधान में 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 और 19 फर्स्ट F में इसका वर्णन किया हुआ था, इसको वहाँ से हटाकर संविधान के भाग 12
मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आप संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 से हटाकर संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत अब ये कानूनी अधिकार है, इसको ध्यान में रखना है। अब मूल अधिकार, अब जब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया तो अब संविधान में टोटल 6 मूल अधिकार है, और वो 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, यहाँ देखिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है ना, अनुच्छेद 14 से 18। इसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का वर्णन किया गया है, मतलब, और ये विधि के समक्ष समता जो है ना, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, विधि मतलब क्या है कि सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। कौन? राज्य जो है ना, सभी व्यक्ति के लिए एक समान कानून बनाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है वह किसी भी नागरिक के साथ केवल और केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 15(2) में कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल जन्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान जैसे कि दुकान हो गया, होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, मनोरंजन स्थल हो गया, कोई पार्क हो गया, ठीक है, कुआं हो गया, स्नान घाट हो गए, नदी, तालाब, कहीं भी उसको इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15(3). इसमें क्या कहा गया है, इसमें है कि राज्य को स्त्रियों या बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने से नहीं रोकेगी। ऐसा तो हमने अभी तक देखा कि अनुच्छेद 15(1) और 2 में तो इसको भेदभाव से मना किया गया कि ऐसा किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, नस्ल, ये सब के आधार पे। लेकिन अनुच्छेद 15(3) में कहा गया है कि स्त्री और बालक के लिए राज्य जो है ना वो विशेष उपबंध बना सकता है, उसको बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, वहीं अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसमें राज्य जो है यह किन्हीं सामाजिक तथा शैक्षिक क्षेत्र से पिछड़े वर्ग या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 के 5। इसको संविधान में 93वां 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2006 के तहत शिक्षा संस्थानों में जोड़ा गया है। इसको मतलब ये मूल संविधान में नहीं था अनुच्छेद 15(5), लेकिन इसको 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के तहत संविधान में जोड़ा गया। और इसमें कहा गया है कि शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को नामांकन के लिए, ठीक है, सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 15 के 6। यह भी मूल संविधान में नहीं था, इसको भी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है। और इसमें कहा गया है आर्थिक वंचना को भी, मतलब आर्थिक रूप से जो कमजोर है उसको भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए उनको 10% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है, किसमें? अनुच्छेद 15 के 6 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है। अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि राज्य जो है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के लिए समान अवसर का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 16(2) में राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। नहीं, ठीक। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(3). इसमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार सार्वजनिक रोजगार में नियुक्ति से पहले उस राज्य के क्षेत्र के भीतर निवास के संबंध में कुछ विशेष नियम बना सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4). इसमें राज्य को सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, उनको नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध का प्रावधान करता है। कौन सा? अनुच्छेद 16(4). नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4) का, यह भी मूल संविधान में नहीं था, इसको 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया है। और इसमें कहा गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है और उनके लिए सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण करने की शक्ति है प्रदान की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4) ख।
इसमें इसको संविधान 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है। एंड इसमें ठीक कहा गया है कि आर्टिकल 16(4) या खंड 4 क में आरक्षण की 50% की सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं विचार किया जाएगा। ठीक, वहीं यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1992 में इंदिरा शाहनी मामला, इसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है ना वो 50% से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन न्यायालय ने यह भी कहा इसमें कि असाधारण स्थिति में इसको तोड़ा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 15(5). इसमें कहा गया कोई भी नियम या कानून किसी धार्मिक या संस्था के कार्यकलाप से संबंधित पदों या उनके शासी निकाय के सदस्यों के लिए बनाया गया हो और उस पद किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, और यह धार्मिक सिद्धांत के आधार पर ताकि वो जो पद है वो धार्मिक जो विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है ताकि वो धार्मिक सिद्धांत के आधार पर कार्य कर सके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(6) में को 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत इसको संविधान में जोड़ा गया है और इसमें कहा गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS सरकारी नियुक्तियों या पदों में 10% का आरक्षण मिलेगा, प्रदान किया गया है। ठीक है, और ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्गों के आरक्षण जो है उससे अलग या अतिरिक्त होगा, अलग और अतिरिक्त होगा। ठीक, नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है, छुआछूत का अंत का। ठीक है, अगर कोई छुआछूत करता है तो उसको उसके लिए दंड दिए जाएंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। इसमें उपाधियों का अंत की बात की गई है। मतलब क्या है कि सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। एंड भारत, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, ऐसा अनुच्छेद 18 में कहा गया है। यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आर्टिकल मौलिक अधिकार के अंदर और भी आर्टिकल अनुच्छेद है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।